कल रविवार को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया, जिसे लेकर आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर पहुंची और जिला कलेक्टर कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुई। इस मौके पर दिया कुमारी के साथ बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना, बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, जिला कलेक्टर लोकबंधु सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं श्री हेम सिंह भडाना जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के निधन के समाचार जो कि दुखद है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सभी बहुत ही, मुझे लगता है पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया था जब वो मंत्री थे। मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अजमेर में केंद्रीय बजट जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है और जो बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में निर्मित माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत ये बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका विकास को बल देता है। इस बजट को देखकर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। कर्तव्य 1, तेज और सतत आर्थिक वृद्धि। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है, जिसके तहत प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट योजना का विस्तार 40,000 करोड़ की लागत से किया गया है। 10,000 करोड़ से बायो फार्मा शक्ति योजना बनाई गई है। चैंपियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसी सेक्टर के ग्रीन ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान भी किया गया है। सरकार के द्वारा करोड़ का पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड प्रस्तावित किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसके साथ ही कुल मिलाकर प्रभावी कैपेक्स 17.1 लाख करोड़ यानी देश की जीडीपी का 4.4% तय किया गया है। इससे सड़कें, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, शहरी ढांचा और कनेक्टिविटी पर बड़े स्तर पर काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि से रोजगार पैदा होंगे, निवेश में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। बजट में घोषित नए फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, कोस्टल कार्गो योजना,
7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, 20,000 करोड़ का CCUS निवेश, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का विकास, टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्रों की नियुक्ति। सरकार के प्रथम कर्तव्य तेज और सतत आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। इस बार जैसा कि हम सब जानते हैं, हर प्रकार से विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का निर्माण 2047 तक पूर्ण रूप से करना चाहते हैं, उसी दिशा में उस दिशा को उसका फाउंडेशन तय कर रहा है हमारा ये बजट, और उसको गति दे रहा है, तेजी दे रहा है। ये जो बजट है जिसमें 3 कर्तव्य है, जिसके एक कर्तव्य के बारे में आपको मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए। अब मैं दूसरे कर्तव्य के बारे में आपको और बताना चाहूंगी। कर्तव्य 2, आम नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन आदि सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। जिसके तहत इस बजट में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण और 5 मेडिकल हब बनाने, कैंसर की 17 आवश्यक दवाइयों को में कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा कर सरकार ने आम शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सुविधाएं देने हेतु 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स तथा हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। विश्व के सबसे युवा देश भारत के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार के द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा इस बजट में की गई है। इस बजट में पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी। 20 विशेष पर्यटन स्थलों की स्थापना, खगोल विज्ञान को बढ़ावा, 10,000 गाइडों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 5 पर्यटन स्थलों का विकास तथा बौद्ध सर्किट की स्थापना भी की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित टूरिज्म सेक्टर का विकास, पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस बजट में पर्यटन को केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि पर्यटन क्षेत्रों के विकास का मजबूत आधार बनाया गया है। अब मैं तीसरे कर्तव्यों के बारे में भी आपको कुछ तीसरे कर्तव्य जो कि सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण है, उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए नारे सबका साथ सबका विकास को आधार मानते हुए इस बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। भारत के अन्नदाता हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए इस बजट में अत्यंत सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार नामक AI टूल्स के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीक से जोड़ा जाएगा। उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी फसलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय फाइबर योजना की शुरुआत कृषि क्षेत्र में रेशम, ऊन और जूट जैसे
प्राकृतिक फाइबर में भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में ठोस कदम है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया गया, जिससे ग्रामीण युवाओं, बुनकरों, कुटीर खादी उद्योगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। बजट 2026-27 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान समृद्धि को मजबूती देने के लिए पशुपालन के क्षेत्र को प्राथमिकता भी दी गई है। इस दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना का प्रावधान भी किया गया है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एक कर मछली पालन के क्षेत्र को सशक्त बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। हमारी सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत केवल सुधारों की चर्चा नहीं करता, बल्कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे मजबूत इंजन हमारी नारी शक्ति है। इस बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए जो रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, वह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उनकी भूमिका को बढ़ावा देगा। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु 1.5 लाख केयर गिवर्स और 1 लाख AHP को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए शी मार्ट को अब कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। MSME क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड की स्थापना की गई है, जो महिला उद्यमियों को इक्विटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। बजट में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की गई है, जिससे वे सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगी। वर्गों के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जैसे दिव्यांग कौशल योजना, सहायक उपकरण योजना, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना, 3 आयुर्वेदिक एम्स का निर्माण, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना, इनकम टैक्स स्लैब में स्थिरता, समुद्री उत्पादों पर शुल्क मुक्त आयात की सीमा 1 से बढ़ाकर 3% की गई, व्यापार को सरल बनाने के लिए टियर 2 और टियर 3 के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर्स के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। IT डेटा सेंटर व विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकेंगे। भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने हेतु रक्षा बजट में 15% की वृद्धि की गई है। वित्तीय मोर्चे पर भी ये बजट संतुलित है। सरकार ने वित्तीय घाटे को GDP 4.4% पर नियंत्रित कर रखते हुए ये संदेश दिया है कि विकास के साथ साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और ईमानदार करदाताओं को राहत देने के कई कदम बजट में शामिल किए गए हैं, जिससे आम आदमी और कारोबार दोनों को लाभ होगा। केंद्रीय राज्य की साझेदारी को नई दिशा देने वाले एक प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावशाली बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने समय निकाला, पूरी केंद्र बजट की जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको आप लोगों के सामने रखने का मुझे अवसर दिया,
उसके लिए मैं मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। मैडम को किस तरह से देखते हैं आप? राजस्थान के स्तर पे धार्मिक मैंने अभी आपको केंद्र बजट की बहुत सारे बिंदु रखे हैं। अभी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने धीरे धीरे केंद्र के द्वारा पेश होंगे। राजस्थान को भी जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया गया है, पिछली बार से 12% से ज्यादा इस बार के कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिया गया है, आउटले दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह से केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश सबसे तेजी से आर्थिक दिशा में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। 7.4% की मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश जिस गति से बढ़ रहा है, जिस तेजी है, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। आज मैंने प्रेस ब्रीफिंग के बहुत सारे बिंदु आपके सामने रखे। कुछ दिनों में राजस्थान का बजट भी आपके सामने मैं ही पेश करूंगी। आपको बहुत खुशी होगी, बहुत कुछ मिलने वाला है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम सबको जानकारी लेनी चाहिए। ये सिर्फ किसी प्रदेश के लिए नहीं होता, पूरे देश के लिए होता है। और इतना बड़ा जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे केंद्र सरकार इन्वेस्ट कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले मोदी सरकार से पहले जो सरकारें थी वो इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। हमारी जो सड़कें बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे नेटवर्क बन रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जिस तरह से ढांचा बन रहा है विकसित भारत का, उसमें ही ये एक कदम है। राजस्थान को भी बहुत कुछ मिलने वाला है, चिंता आप न करें। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में स्थापित हो चुकी है। मोदी सरकार ही पेश कर रही है मैडम। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।